नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। भारत एक बड़ा और अनसुलझा देश है। इस देश में कई ऐसे राज छुपे हैं जिसे कभी समझा ना जा सका। आज हम ऐसे ही एक कहानी की बात करने जा रहे हैं। बात है सन 1846। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। भारत देश तो हमारा था, पर उसे चलाने वाले गोरे अंग्रेज थे। भारत एक विशाल और अनसुलझा कहानियों से भरा देश है। भारत में ऐसे कई जगह हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना है, कहानियों में, किस्सों में, पर कभी देखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की, कोशिश तो बहुत लोगों ने की, पर जो एक बार गया वो वापस लौट के कभी नहीं आया। लोग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन यह बढ़ने लगा और लोगों में डर बढ़ने लगा। आज ऐसी ही एक अनसुलझे रहस्य को हम सुनने वाले हैं। यह बात तब की है जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारी जमीन, फसल सब अंग्रेजों के हाथों में था। एक बार की बात है, अंग्रेजों को पता चला कश्मीर के दुराव नाम के एक गांव में, जो जंगल से सटा हुआ है, वहां पे लकड़ियां और खनिज की मात्रा बहुत ज्यादा है। कश्मीर का यह छोटा सा गांव एक अनसुलझा और रहस्य से भरा गांव था। दुराव गांव जंगल से सटा हुआ था, इसी वजह से वहां खनिज और पेड़ों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जब यह बात अंग्रेजों के कानों तक पहुंची, उन्होंने सोचा अगर हम दुराव गांव में कब्जा कर लें तो खारिज पैसा भी हमारा होगा और वहां के लोग भी हमारी गुलामी करेंगे। अंग्रेज यह सुनने के बाद दुराव की तरफ बढ़े। अंग्रेजों का हेड सिमोन ने 2 टुकड़ी बनाई। एक टुकड़ी में सैनिक भरे थे और दूसरी टुकड़ी में कुछ सैनिक और मजदूर भरे थे। मजदूर खनिज और लकड़ियों को जमा करेंगे और सैनिक उसकी रखवाली करेंगे। दोनों टुकड़ी निकल पड़ी। कुछ दिनों के लंबे सफर के बाद यह दुराव गांव के करीब पहुंचे। क्योंकि दुराव गांव जंगल से सटा हुआ था, तो वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करके जाना पड़ता है। जब वो दोनों टुकड़ियां और सिमोन पुल पार करने लगे, तभी एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी, मत पार करो पुल, कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। यह सुन के सिमोन को गुस्सा आया और उसने उस बूढ़ी को जान से मारने के लिए कहा। वो ऑर्डर देता है, किल हर। यह सुन के सैनिकों ने उस बूढ़ी को मार दिया और उसकी लाश को पुल के पास फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। अंग्रेजों को पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो जब गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं सबके घर बंद हैं, कोई हलचल नहीं है। जहां तक देखो बस अंधेरा और सन्नाटा है। सिमोन यह सब देख के सोचने लगा, गांव वाले उनसे डर गए हैं और घर में छुप गए हैं। सिमोन और सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, बाहर निकलो डरपोको, हमसे डर गए क्या? यह कह के वो हंसने लगे। कुछ गांव वाले घर से निकले और कहने लगे, मालिक शोर मत मचाओ वरना दानव आ जाएगा, वो जंगल से गांव की तरफ आ जाएगा। सिमोन यह सब सुन के हंसने लगा और कहने लगा, मैं नहीं डरता किसी से, हमें डराने की कोशिश मत करो। यह सब बोल के वो सब हंसने लगे। सिमोन ने कहा, डरपोको घर में जाओ और बीवी के पल्लू में छुप जाओ। उन्होंने गांव के बीच में टेंट लगा दिया। पहली टुकड़ी पहरा देने लगी और बाकी सब सोने लगे। कुछ देर बाद सब सो गए। कुछ सैनिकों को जंगल से उनकी तरफ आते हुए एक चमकीली चीज दिखाई देती है जो काफी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। सैनिकों ने कहा, रुक जाओ वरना मारे जाओगे, पर वो नहीं रुका। सैनिकों को उनकी मौत नजर आ रही थी। वो डर गए और यह देखकर सैनिकों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली की आवाज सुन के सब जाग गए। वो चमकीली चीज इतनी तेजी से आई कि उन सैनिकों के 2 हिस्से कर दिए। उन सैनिकों की चीख सुन के सारे सैनिक और सिमोन उनके पास दौड़े गए। सब देख के हैरान हो गए, यह कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मर गए? इनके शरीर के बीच से 2 हिस्से हो गए हैं। सिमोन और बाकी सब यह देख के हैरान हो गए। सिमोन ने हिचकिचाते कहा, यह किसी जंगली जानवर का काम है, ध्यान मत दो यह सब पे, जंगल में यह सब आम बात है। यह बोल के सिमोन अपने टेंट में जाके सोने लगा। मैंने सबको कह तो दिया है कि ये जानवर का काम है, पर ऐसा कौन सा जानवर है जो इंसान को बीच से काट देता है? यह सब सोचते सोचते वो सो गया। कुछ ही देर में सुबह हुई
गांव वाले और बाकी सैनिक लाशों के पास खड़े थे। गांव वाले कहने लगे, मालिक चले जाओ वरना सब मारे जाओगे। सिमोन ने कहा, यह किसी जानवर का काम है, हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे पूरा करके ही जाएंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। यह कह के लाशों को जंगल में फेंक दिया और वो लकड़ियाँ काटने के लिए मजदूरों को जंगल में ले गए। शाम तक मजदूरों ने ढेर सारी लकड़ियाँ काट ली। वो लोग यह सब लेके टेंट में आ गए। कुछ दिनों तक वो रोज जंगल जाते, लकड़ियाँ और खनिज जमा करते और चले आते। एक दिन सिमोन ने कहा, अब हमारे पास बहुत लकड़ियाँ और खनिज हो गया है, एक काम करो, कुछ सैनिक यह सब लेकर शहर की ओर जाओ और बाकी लोगों को दुराऊ में आने को कहो। शाम हो चुकी थी। गांव वाले मना कर रहे थे, मत जाओ, सुबह जाना, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, मत जाओ। गांव वालों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिमोन ने एक छोटी टुकड़ी बनाई, कुछ घोड़े, गधे और बैल दिए ताकि वो सामान जल्द से जल्द पहुंचा सके और लौट सके। टुकड़ी ने सारी लकड़ी और खनिज रखा और शहर की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद रात हो गई। सैनिक ने किसी की आहट सुनी और सबको कह दिया, बंदूक तैयार रखो, कोई आसपास है। सब डरे सहमे थे। धीरे धीरे वो आगे जाने लगे। कुछ दूर बाद जैसे ही वो उस पुल के पास पहुंचे जिस पुल से गांव और जंगल खत्म होता है, उन्होंने उस बुढ़िया को देखा जिसे वो आते समय मार चुके थे। उस बुढ़िया को देख के सब डर गए और यहाँ वहाँ भागने लगे। कुछ ही देर में पूरा गांव और जंगल शोर और चीख से गूंजने लगा। यह सुन के सिमोन और बाकी सैनिक उठ खड़े हुए। वो सब जंगल की तरफ देखने लगे। गांव वाले चीख और रोना सुन के डर गए। सब यही मनाने लगे कि मेरी जान बच जाए। कुछ ही देर में चीख और शोर बहुत बढ़ गया। धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में एक एक करके सैनिक मरने लगे। सिमोन और बाकी सब बहुत डर गए थे। धीरे धीरे सारे सैनिक मारे गए। एक सैनिक सिमोन की तरफ भाग के आ रहा था। सिमोन उस सैनिक को देख ही रहा था, तब तक एक घना काला साया आया और उस सैनिक को बीच से चीर दिया। यह देख सिमोन बहुत ज्यादा डर गया। डर के मारे वो एक घर में जाकर छुपा। एक एक करके उस काले साये ने सारे सैनिक और मजदूरों को मार दिया। पूरी रात सब डरे और सहमे रहे। कैसे कैसे तो रात बीती। सिमोन ने सोच लिया, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे मेरी जान ज़्यादा प्यारी है। सुबह होते ही पूरे गांव में खून ही खून था। जहाँ देखो वहाँ खून। सिमोन और बाकी गांव वाले देखते हैं कि किसी का शरीर पेड़ पे लटक रहा है, किसी का शरीर पानी में बह रहा है, किसी का शरीर जमीन पे पड़ा है, तो किसी के शरीर से सिर गायब है, किसी के शरीर से हाथ तो किसी के शरीर से पैर गायब है। यह देख सब डरे और सहम जाते हैं। किसी के मुंह से बोली नहीं निकलती है। सिमोन देखता है कुछ सैनिक घर में छुपे हुए थे। सिमोन सारे सैनिक और कुछ बचे मजदूरों को जमा करता है और गांव से तुरंत निकलने की सोचते हैं। सब गांव से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। वो जंगल में पहुंच गए और उन्होंने देखा घोड़ा, गधा और बैल जिंदा है और उनपे खनिज और लकड़ियां अभी भी रखी हुई हैं। सिमोन बोलता है, जाओ यह सब लेके चलो, ले आओ सब, हम यह सब लेके जाएंगे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं था कि वो वहां तक जा सकें। सिमोन बोला, जाओ और डूब मरो। सिमोन आगे बढ़ा और जैसे ही उसने लकड़ी को हाथ लगाया, सब रुक सा गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो बेसुध से हो गए। वो पुतले जैसे जम गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा क्या देखा होगा उन्होंने जिसे देखकर सब रुक गए? ऐसा क्या था जिसे देखकर सब पुतला बन गए? ऐसा क्या था जिसे देखकर सब हैरान हो गए? ऐसा क्या था जिससे समय रुक गया? क्या गांव वाले अंग्रेजों से कुछ छुपा रहे थे? क्या गांव वालों ने पूरी बात बताई थी? कौन थी वो बुढ़िया? अगर बुढ़िया मारी गई थी तो पुल के पास कौन था? कौन था वो काला साया? क्या वो गांव श्रापित है? सिमोन ने जैसे ही लकड़ी को हाथ लगाया, उनकी तरफ चमकता किरण आया और सिमोन और उसके सारे सैनिक समय में काफी पीछे चले गए। जब उनकी आंखें खुली तो वो एक राज्य में थे। वो सोच रहे थे, हम कहाँ आ गए हैं? कौन है यह लोग? हम जंगल में थे, यहाँ कैसे आ गए? सिमोन और बाकी लोग सबको देख सकते थे पर उन्हें कोई नहीं देख सकता था। सिमोन और सैनिक कुछ समझ पाए उससे पहले ही वो अपने आप राजमहल पहुंच गए। उन्होंने देखा कि राजमहल काफी बड़ा और मनमोहक था। राजा के पास सोना, हीरा, मोती, हाथी, घोड़ा और कई राज्य हैं। राजा के पास सब होते हुए भी राजा खुश नहीं थे। सिमोन और सैनिकों ने देखा कि राजा बीमार है, उन्हें किसी रोग ने जकड़ लिया है।
वैद्य अपनी पुस्तकें में देख रहे हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राजा का बेटा राजकुमार भागता हुआ आया और कहने लगा, पिताजी मैंने कुछ लोगों से पता करवाया है, जंगल में कुछ ऐसी बूटियां हैं जिसे खाने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। यह सुन के राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने राजकुमार से पूछा, ऐसा है तो सैनिकों और वैद्यों की टोली लेकर अभी निकलो और जाओ सारी बूटियां हमारे लिए ले आओ। उन बूटियों पे सिर्फ मेरा हक है, मैं राजा हूँ, जाओ ले आओ सब। राजकुमार ने राजा का आशीर्वाद लिया और कुछ हथियार कुछ खाने को लेके सैनिकों और वैद्यों के साथ आगे बढ़ गए। राजकुमार ने कहा, वहां पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। जंगल राज्य के दूसरे हिस्से में है और जहां वो बूटियां पाई जाती हैं वहां एक छोटा गांव है, बस वहीं जाना है। कुछ दिन के सफर के बाद वो वहां पहुंच गए। जाते ही उन्होंने देखा जंगल कितना खूबसूरत है। राजकुमार बहुत क्रूर थे। वैद्यों से पूछते ही पेड़ बूटियां काटने छाटने लगे। एक बूढ़ी माँ आई और कहने लगी, मत करो ऐसा राजकुमार। राजकुमार ने उसे ठोकर मार दी जिससे बूढ़ी माँ के सिर पे लग गया। कुछ समय बाद उस माँ का बेटा आया और उसने जब यह देखा तो कहने लगा, बूढ़ी औरत पे ही हाथ उठाता है, दम है तो मुझसे लड़, अगर जीत गए तो सब ले जाना, हार गए तो खाली हाथ लौटकर जाना पड़ेगा। राजकुमार गुस्सा हो गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद राजकुमार थक गया और गिर गया। राजकुमार हार गया। राजकुमार को गांव वालों ने और बूढ़ी माँ और उसके बेटे ने भगा दिया। यह सब सिमोन देखकर हैरान हो गया। सैनिक कहने लगे, इसे हमने अपने हाथ से मारा था तो यह जिंदा कैसे है। सिमोन और सैनिक सोच ही रहे थे, तभी उनको सामने महल का दृश्य आया। राजकुमार खाली हाथ गए तो राजा आग बबूले हो गए। राजकुमार ने जंगल में हुई सारी बातें बताई। राजा ने कहा, महामंत्री महासेना तैयार करो, हम अभी हमला करेंगे, हमारा बेटा हार नहीं सकता। महासेना के साथ महाराजा और राजकुमार जंगल की ओर निकल गए। उनको जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। राजा ने कहा, सही मौका है इन दुष्टों को मारने का, एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए, जिंदा जला दो सबको और इस बूढ़ी माँ के बेटे के 2 टुकड़े कर दो और जला दो उसे। पूरे आग को आग लगा दी गई। बूढ़ी माँ के लड़के को 2 हिस्से में काट दिया गया। बूढ़ी माँ को जिंदा जलाने लगे ही थे कि तभी बूढ़ी माँ बोली, जैसे तूने मेरे बेटे को 2 हिस्सों में काटा है वैसे ही मेरा बेटा अंधेरी रातों में इस जंगल को हाथ लगाने वालों को 2 हिस्सों में काट देगा। यह गांव वाले सबकी मौत देखेंगे, मैं सबको जलते और मरते देखूंगी। हम कभी मरेंगे नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जंगल की रक्षा करेंगे। जिसने भी जंगल को नुकसान पहुंचाया वो मारा जाएगा। यह कहते कहते वो मर गई। कुछ दिनों बाद राजा की मौत हो गई। राजकुमार अब राजा बन गए थे और कुछ समय बाद राजा भी बीमार पड़ गए और एक बार फिर महासेना को लेके बूटियां की तलाश में वो जंगल गए। जंगल में गए पर कभी लौट के वापस नहीं आए। उस दिन से जंगल में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। जो भी जंगल जाके पेड़ पौधे काटता वो मारा जाता। यह देख सिमोन सब समझ गया, काला साया उस बूढ़ी माँ का बेटा है और यह गांव वाले पहले ही मर चुके हैं। बूढ़ी को हम क्या मारेंगे, यह पहले ही मर चुकी है। यह गांव वाले एक भ्रम पैदा करने के लिए हैं, यह सब एक मोह है। यह बोलते ही गांव वाले बूढ़ी माँ और काला साया जोर जोर से हंसने लगे और धीरे धीरे सब जल के मरने लगे। सिमोन को बूढ़ी माँ ने सबको बताने के लिए छोड़ दिया, जा और सबको बता हमारे बारे में। यह सब देख सिमोन का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया और बूढ़ी ने कहा, जा और अब तू सबको बता, इस जंगल को हाथ लगाने वाला मारा जाएगा। सिमोन वहां से चला गया और वो पुल के पास रहने लगा। जब भी वहां कोई आता सिमोन कहता, मत जाओ वहां मौत है, पर सब उसे पागल समझते थे और जंगल में चले जाते थे। जब उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी तो सिमोन बहुत खुश हो जाता था और साथ ही यह मौत का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। सिमोन को जिंदा क्यों छोड़ दिया गया? गांव वाले अगर पहले ही मर चुके थे तो सिमोन और सैनिक किससे मिले थे? सिमोन और सैनिकों को समय के पीछे क्यों और कैसे ले जाया गया? क्या वो जंगल श्रापित है या फिर वो जंगल श्रापित है? क्या आपके मन में यह सवाल आ रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, आखिर यह राज क्या और किसका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की कहानी हमें आनंद जलालपुरी जी ने भेजी है। यह वाकया यूपी पुलिस के जिला चंदौली के मूरकटवा क्षेत्र का है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सप्लाई पाइपलाइन बिछाने की खुदाई चल रही थी।
इंजीनियर योगेश सिन्हा के निर्देशन में मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक मजदूर तिवारी चीखा। उसके कुदाल के नीचे कोई वजनी चीज फंस गई थी। साहब, यहाँ कुछ है। इंजीनियर योगेश सिन्हा और ऑफिसर विपुल पांडे दौड़े हुए वहां पहुंचे। क्या हुआ तिवारी? योगेश सिन्हा बोले। सर, यहाँ मिट्टी के नीचे एक भारी भरकम एक काले रंग की पुरानी मूर्ति दबी है, तिवारी हाफते हुए बोला। तब तक सारे मजदूरों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी। चलो जरा हाथ लगाकर मूर्ति को बाहर निकालो, मजदूरों को हिदायत देते हुए योगेश सिन्हा बोले। मजदूरों ने मिलकर मूर्ति बाहर निकाली। 6 फीट लंबी मानव आकार की मूर्ति थी, वह जिसके कमर के लेफ्ट राइट साइड में लंबे हुक जैसा कुछ जड़ित था। मूर्ति का रंग काला था। वहां ज्यादा लगी भीड़ के मद्देनजर इंजीनियर साहब ने मूर्ति को अपनी जीप से अपने रहने के लिए बुक किए गए उस एरिया के गेस्ट हाउस में भिजवा दिया। धीरे धीरे शाम होने को थी। फिर मजदूर अपने अपने काम पर लग गए थे। मूर्ति के बारे में मजदूरों में कानाफूसी चल रही थी। कुछ देर बाद काम बंद हुआ। मजदूर अपने घरों को चले गए थे। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। इंजीनियर योगेश सिन्हा बोले, बड़ी आश्चर्य की बात है भाई विपुल जी, इतनी वजनी भारी भरकम मूर्ति यहाँ आई कहाँ से? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सिन्हा जी, आखिर ये विशाल मूर्ति किसने दफनाई होगी यहाँ? विपुल पांडे बोले। चलिए रात काफी हो गई है, गेस्ट हाउस चलते हैं, योगेश सिन्हा बोले। और दोनों चल दिए वहां से गेस्ट हाउस की तरफ। गेस्ट हाउस पहुंचकर दोनों ने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई, बादल बादल। उधर से कोई जवाब ना पाकर योगेश सिन्हा विपुल पांडे से बोले, इस बादल को क्या हो गया यार, कुछ बोल नहीं रहा। चलो बाउंड्री लांघ जाते हैं, विपुल पांडे बोले। और दोनों बाउंड्री लांघ कर अंदर घुसे और देखा मध्यम दूधिया रंग के उस बल्ब के प्रकाश में बादल एक चेयर पर बैठे बैठे सो रहा है। दोनों उसके करीब पहुंचते हैं और उसे हिलाते डुलाते आवाज लगाते हैं, मगर वह बादल कुछ कहने की बजाय उन पर झपट पड़ता है और विपुल पांडे की गर्दन दबोच लेता है, जैसे उन्हें मार डालेगा। उसका ऐसा खौफनाक रूप इन दोनों ने पहले नहीं देखा था। उधर गेस्ट हाउस के बरामदे में रखी वह खुदाई में प्राप्त हुई खड़ी मूर्ति अपने कदम बढ़ाती है। वह इन दोनों की तरफ बढ़ती है। योगेश सिन्हा सिक्योरिटी गार्ड बादल की गिरफ्त से विपुल पांडे को छुड़ाने में लगे होने के कारण उस मूर्ति का ख्याल ही नहीं कर पा रहे थे, जो तेज कदम बढ़ाती इनकी तरफ आ रही थी। बड़ा डरावना दृश्य था। अंधेरे के चादर में लिपटा यह युद्ध बड़ा भयानक होता जा रहा था। बादल के हाथों की पकड़ से विपुल का दम घुट रहा था। अब बादल उसे मार ही डालता कि वह खुदाई में मिली मूर्ति वहां आ धमकी और अपने बाएं हाथ से बादल के सर का पिछला हिस्सा पकड़ी और दाएं हाथ से उसका मुंह पकड़े पूरी ताकत से झटक दी और चटाक के साथ वह बादल का गर्दन तोड़ देती है। वह कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ा। उसके हलक से जोरदार चीख निकली और उस रात के सन्नाटे में गुम हो गई। अब विपुल पांडे बादल की गिरफ्त से आजाद होकर मूर्छित गिर पड़ा था और योगेश सिन्हा उस मूर्ति के ऐसे व्यवहार को देखकर डर के मारे लड़खड़ाए और बेहोश होकर गिर पड़े। उधर उस मूर्ति के मुख से बार बार एक लपलपाती जीभ बाहर लटक रही थी, जैसे वह इन सबके रक्त से प्यास बुझाना चाह रही हो। एक अजीब ढंग का ठहास सुनाई दिया उस मूर्ति के भीतर से। कुछ देर बाद दोनों होश में आए और उठ बैठे और देखा मूर्ति जीभ लपलपाती खड़ी है, जैसे उसकी अंगारे जैसी लाल सुर्ख आंखें कब की व्यथा की टिस लिए प्रतिशोध के सोले उगल रही है। वह मूर्ति अपने पैरों पर चलती उसी बरामदे में उस जगह जाती है जहाँ खुदाई वाली जगह से लाकर वह रखी गई थी और पहले जैसी निष्प्राण हो गई। सब कुछ शांत शांत सा हो गया, जैसे उसमें कोई हरकत ही ना हो। सुबह योगेश और विपुल दोनों ने फैसला किया, आखिर क्या राज है इस मूर्ति में, आज इसे जानकर ही रहेंगे। दोनों ने मूर्ति को फर्श पर लिटा दिया। मूर्ति की कमर के लेफ्ट राइट वाले हुक को हटाया। मूर्ति 20 से 2 भागों में विभाजित हो गई। नीचे पीठ का हिस्सा अलग और ऊपर पेट का हिस्सा अलग। अब दोनों ने मूर्ति का पेट वाला हिस्सा हटाया और फिर जो सामने था वह किसी को भी चौंकाने के लिए काफी था। मूर्ति के पीठ वाले हिस्से में एक लाश पड़ी थी, जिसकी सांस अभी भी चल रही थी। इंजीनियर योगेश सिन्हा उस लाश की नाक तक अपनी तर्जनी मध्यम उंगली ले गए और झटके से हाथ खींचते हुए चौंक कर बोले, यार विपुल,
इसकी सांसें चल रही हैं। आप भी सिन्हा भाई खूब मजाक कर लेते हैं। जमीन में से दफन एक मूर्ति निकलती है और उस मूर्ति में से किसी की लाश निकलती है, और तो और अब उसकी धड़कन भी चलने लगी है। विपुल पांडे मजाकिया अंदाज में हंसते हुए बोले, अरे विपुल, इसे गंभीरता से लो। यकीन नहीं आता तो तुम भी एहसास कर लो। योगेश सिन्हा ने विपुल का हाथ पकड़कर उस लाश के नाक पर रख दिया। विपुल योगेश को देखकर डरा सहमा, झटके से अपना हाथ खींचा। काटो तो खून नहीं। हाँ यार, इसकी सांसें चल रही हैं। यह जिंदा लाश है। जिंदा लाश नहीं मेरे बच्चों, ये मुर्दा ही है। इसके अंदर एक कमजात तांत्रिक की नापाक रूह दाखिल है। यह युवती उस तांत्रिक से तंत्र विद्या सीखा करती थी। जब एक दिन तांत्रिक अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए इसके साथ जबरदस्ती किया, पर यह उसके चंगुल से बच निकली। फिर कुछ वक्त बीता, घर वाले काम पर गए हुए थे। यह बेचारी अकेली थी और वह तांत्रिक मौके का फायदा उठाकर इसके घर पर पहुंचा और फिर उसी जबरदस्ती पर उतर आया। तब तक घर वाले वापस आ गए और तांत्रिक को जान से मारते वक्त एक खंजर का वार इस युवती की छाती पर भी पड़ गया और तांत्रिक के साथ साथ इसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। मगर तांत्रिक के बदरूह से यह मुक्त नहीं हो पाई, पर आज इसे इस बदरूह से हम मुक्त करा देंगे। मेरा नाम फकीर उल्फत मतवाला है। मुझे यह किस्सा वहाँ खुदाई का काम कर रहे मजदूरों ने सुनाया कि खुदाई में से एक अजीब मूर्ति मिली है और मैं फौरन यहाँ आया। या खुदा इन नेक बंदों को इस बदरूह से बचाने की हमें ताकत दे। अंधेरा हो चला था। उसी समय एक वात्या चक्र सा उठा और फकीर को फिंजा में उछाल दिया। फकीर जब तक संभलता, वह लाश उस मूर्ति के पीठ वाले हिस्से से बाहर आ गई। उसके लंबे केश लहराने लगे, आंखें शोले उगलने लगी, चेहरे की चिकनाई पे बहुत फफोले उभर आए और हाथों के नाखून रिच जैसे दिखाई पड़ने लगे थे। जबड़े फैलने लगे और लंबे काले दांत मुख से बाहर आ गए। वह खौफनाक साक्षात मृत्यु थी। वह एक ही छलांग मारी, विपुल को अपने लपेटे में ले ली और पंजे के एक ही वार से विपुल का सीना फाड़ डाली। रक्त की धारा फुट चली। विपुल चीखा। वह लाश उसका रक्त पी रही थी। बाबा कुछ कीजिए, वो मेरे दोस्त को मार रही है। योगेश सिन्हा बोल उठे, मगर बाबा मन ही मन मंत्र बड़बड़ा रहे थे। मंत्र पूरा हुआ और बाबा ने कोई राख के समान वस्तु उन पर फेंक दिया और उस नापाक जिस्मों में से धुएं जैसा अंबार फिंजा में फैलने लगा। एक जोर का आर्तनाद गूंजा उस काली रात के अंधेरे में और बदरूहिक आवाज गूंजी, हम अपने गुनाहगारों को सजा नहीं दे पाए फकीर। गुनाहगारों को उनके गुनाह की सजा खुदा देगा। तुम कौन होते हो सजा देने वाले? फकीर दहाड़ उठा। वे फकीर के तरफ झपटे मगर असफल रहे, क्योंकि फकीर तक पहुंचते पहुंचते तांत्रिक और युवती का जिस्म राख के ढेर में तब्दील हो चुका था और सिर्फ दो डोरे के समान चमकती हुई कोई वस्तु फकीर की मुट्ठी में कैद हो गई थी। शायद वे बदरूह थी। फकीर मुस्कुरा रहा था। इंजीनियर योगेश सिन्हा गमगीन आंखों में आंसू लिए अपने साथी ऑफिसर विपुल पांडे के मृत शरीर को निहार रहे थे। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी।